गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लास्ट क्लास में जहाँ से हमने टॉपिक फिनिश किया था वहीं से आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कल आपको मैंने क्या क्वेश्चंस दिए थे, और सबसे पहले उनके आंसर लेते हैं आने वाले 15 मिनट में, और उसके बाद 15 मिनट के बाद हम अब आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए मुझे पहला क्वेश्चन क्या था। मैंने सबसे पहले शायद आई थिंक क्वेश्चन आपको दिया था कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों की लंबाई, बोला था ना आपको। चलिए बताइए मुझे सबसे पहले तो आपने डिस्कस कर लिया था कल हमने जो मैप ड्रॉ किया था उससे हमने देख लिया था कि सबसे पहले हमें किसी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने देखा था राइट कि सबसे लंबी सीमा भारत की किसके साथ जाती है, बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, वेरी गुड। और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, बिल्कुल सही, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। ठीक, तो लोकेशन हमने देखा था बेटा, ये हो गया, ये पाकिस्तान का रीजन हो गया। ठीक है, इधर से ये हो गया अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, ये 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना है, पाकिस्तान कितना है, पाकिस्तान की डिस्टेंस, पाकिस्तान की ये जो हमारी सीमा रेखा है, हाँ जी, कितना 2900 कितना 2900, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, इतनी है। पाकिस्तान और भारत के बीच का सीमा रेखा इतना ही है, सही से बताइएगा। ये 106 किलोमीटर हो गया सबसे कम, ये क्या है बेटा, सबसे कम, वेरी गुड। हाँ, कौन बोला, कितनी है, 3323 किलोमीटर्स, 3323 किलोमीटर्स। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसको याद करने का तरीका बता दूं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। ठीक, 33 बीच की सीमा रेखा है, 3323। ठीक, उसके बाद चीन से कितनी है बताइए मुझे, चीन से कितनी है, चीन से चीन से कितनी है, थ्री 3488, कितनी 3488। नेपाल से कितना 1751। ठीक है, सही सही बताइएगा। ठीक, भूटान से, यह है भूटान, भूटान से हाँ जी 699, कितना बेटा 699। यह है म्यांमार, म्यांमार से 1643 किलोमीटर्स, राइट। ये सारे किलोमीटर में डेटा है। ठीक, बांग्लादेश से कल हम डिस्कस कर लिया था, कितनी है 4096.7 किलोमीटर्स, सबसे बड़ी या सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए कितने कंट्रीज से भारत घिरा हुआ है। यहाँ देखो स्थलीय सीमा 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने देश हो गए, 7 देशों से सीमा लगती है। किसकी, भारत की। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ है, 7 देशों के साथ। अगर इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो सबसे बड़े बढ़ते क्रम में
कौन सा बेटा? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश से छोटा कौन सा सीमा हो गया? बताइए किसकी सीमा होगी? किसकी होगी? हाँ जी, चीन। ठीक, चीन के बाद पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के बाद बताइए मुझे, पाकिस्तान के बाद कौन आ रहा है? पाकिस्तान के बाद कौन सा? पक्का कि नेपाल? कुछ भी मत बोलो, देख के बोलो। नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार के बाद हाँ जी भूटान। और भूटान के बाद कौन आएगा? अफ़गानिस्तान। कौन आएगा? अफ़गानिस्तान। ठीक, देखिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कितना? 4096.7 किलोमीटर्स। चीन कितना है? याद करते चलो यहीं पर 3488। घर जाके कुछ याद नहीं करना। अब यही देखिए पाकिस्तान कितना है, पहले देख लो फिर लिख लेना। पाकिस्तान कितना है देखिए वहाँ पर जल्दी से, इस जगह पर 3323। नेपाल कितना है? 1751 याद रखो। कितना याद रखो? 1751। उसके बाद म्यांमार देखो कितना है? 1643। राइट। भूटान कितना है? 699। अफगानिस्तान कितना है? 106 किलोमीटर। ये सबसे कम और ये सबसे ज़्यादा। ठीक, 100% कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, इसलिए तो लिख रहा हूँ मैं आपको। बताइए भारत का दूसरा सबसे छोटा स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? क्या आंसर होगा? भूटान। ठीक, एग्ज़ाम में आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो कोशिश करते हैं हर साल एक नए प्रश्न को बनाने की। और प्रश्न कहाँ से बनेंगे? पिछले कितने दशकों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते चले आ रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नए प्रश्न बनना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो इन्हीं से घुमा फिरा के चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। पूछ लेगा इन 4 देशों को घटते या बढ़ते क्रम में सजाइए। तो ये मैंने आपको क्रम लिखा है, अब इसका घटता क्रम और बढ़ता क्रम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा सकते हैं। ठीक, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए मुझे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य बेटा? हाँ, भारत में वर्तमान में टोटल राज्य कितने हैं? तो राज्यों की संख्या है 28। ठीक है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटी कितनी है? स्टेट कितने हैं बेटा? स्टेट हैं 28 और यूटीज कितनी है? 8। कितनी है? 8। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी को या किन यूनियन टेरिटरी को आपस में मिला दिया गया है? तो दादर नागर हवेली, दमन और दीव। दादर नागर हवेली, दमन और दीव को आपस में मिला दिया गया है और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो जो संख्या 9 थी, पहले 7 थी, फिर बढ़ गई कितनी? 2 बढ़ गई। कौन बढ़ गई? एक इधर पे बेटा क्या बन गया? लद्दाख। क्या बन गया? लद्दाख। तो ये आपकी लद्दाख के बाद ये हो गई, ये जम्मू कश्मीर बन गई थी और ये क्या बन गई थी? लद्दाख। संख्या बढ़ गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा? 2 को मर्ज कर दिया गया। दमन और दीव दादर नागर हवेली को मिला करके, यहाँ पढ़ते हैं ये सब, ध्यान से देखिएगा, दमन दीव और दादर नागर हवेली इन सबको आपस में मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई? 8। और राज्य कितने हैं टोटल? 28। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भारत का 28वां राज्य कौन सा है? बहुत सरल सा प्रश्न है। भारत का 28वां राज्य है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। नोट कर लीजिए, 2 जून 2014 को बना। ठीक है, 28वां जो राज्य है बेटा, 28वां राज्य ये कौन सा है?
तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ये बना 2 जून 2014 को, ठीक, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। यहाँ पर कौन सी पार्टी की सरकार है? तो तेलुगु देशम, TDP, आई थिंक तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है यहाँ पर, राइट, ठीक है। एक बार देखिएगा इनके तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है और गवर्नर का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। TRS है क्या? तेलंगाना राष्ट्र समिति, हाँ बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। TDP की सरकार, TDP के साथ चंद्रबाबू नायडू थे, ठीक है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है तेलंगाना में? तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी, TDP ना, TDP की सरकार है, हाँ। सीएम कौन है बताइए? राइट, हाँ, के चंद्रशेखर राव, यही ना, चंद्रशेखर राव। सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव, ठीक। चलिए यहाँ देखिए 28 स्टेट है, ठीक है। एक पार्टी और है TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है। आप गलत तो नहीं बता रहे हैं मुझे? हाँ जी, यस, आई एम करेक्ट। आंसर क्या होगा इसका? TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति। और TDP के कौन थे? चंद्रबाबू नायडू, जो इसके पहले आंध्र प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। किसके सीएम हुआ करते थे? आंध्र प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मुझे। हाँ, कौन कौन से बेटा, कौन कौन से? तो 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक हो गई लद्दाख और दूसरी जम्मू कश्मीर। ये किसको टच करती है? ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। देखो इधर पे अफगानिस्तान हो गया अगर हम माने, और ये क्या हो गया इधर पे पूरे पे? पाकिस्तान। तो भारत की ऐसे 2 संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी जो नेशनल बॉर्डर को टच करते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं कौन कौन से हो गए? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लिखिए आज का पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बने? किस डेट को? वो इम्पॉर्टेंट है डेट आपके लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बने? यूनियन टेरिटरी कब बने? केंद्र शासित प्रदेश कब बने? ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा।
ये है TRS, कौन सी है? TRS तेलुगु देशम या TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति। TRS के सुप्रीमो हैं चंद्रशेखर राव, याद रखिएगा। और जो TDP है वो लीड की जाती है या लेड बाय द चंद्रशेखर राव, ठीक है, सॉरी हाँ, उनका नाम क्या है? चंद्रबाबू नायडू। क्या नाम बेटा? चंद्रबाबू नायडू। TDP के प्रमुख कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन बोलिए मुझे फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, भारत का 100वां संविधान संशोधन क्या था? तो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हुआ बेटा? 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जब हमने बांग्लादेश को अपनी भूमि दी थी और बांग्लादेश से कुछ भूमि ली थी, यानी कि भूमि का हस्तांतरण हुआ था। क्या हुआ था? भूमि का हस्तांतरण, यानी कि हमने कुछ भूमि दी थी और कुछ भूमि ली थी, ठीक है। लैंड को ट्रांसफ़र किया गया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी विवादित जगहें थी, कुछ ऐसी विवादित भूमियाँ थी जहाँ पर बेटा क्या था? जहाँ पर क्या था? एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान, एक ही मोहल्ला दो देशों में बटा हुआ था। तो ऐसे जगहों को, ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि जिसका पोर्शन जिधर ज़्यादा था उसे दे दिया गया और पोर्शन कुछ ले लिया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें भूमि देनी होगी तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। लेते समय आवश्यक नहीं है कि हम क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें, ठीक है। क्लियर है आपको? यानी कि संविधान संशोधन करें, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, भारतीय संविधान के, ये सब GS के क्वेश्चन है, मैं आपको इंटरलिंक GS ही पढ़ाता हूँ हमेशा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, या किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन जोड़ लो, यह संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है, या ये संविधान के किस भाग से संबंधित है, यह संविधान के किस भाग से संबंधित है। ठीक, यह संविधान के किस भाग से संबंधित है। चलिए आज का होमवर्क लिखिए। दूसरा जो मैं आपसे सबसे कल पूछूंगा, मुझे एक एक के नाम याद करने हैं, ठीक है। लिखिए, भारत के सभी राज्यों के नाम, राजधानी, CM और गवर्नर के नाम लिखिए, या गवर्नरों की सूची बनाइए। भारत के सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्रियों के नाम और राज्यपालों के नाम की सूची तैयार कीजिए। ठीक, बस आज का होमवर्क यही है। बड़ा होमवर्क है क्योंकि, लेकिन मैं कल सबसे पूछूंगा, ठीक। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हो गए इस समय, MP के गवर्नर कौन है, CM कौन है, हाँ तो गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, हाँ क्यों भाई, गवर्नर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है। चलिए, सबका नाम मैं कल पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है। सारे के नाम याद करके रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ राजधानियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा रहा हूँ, इसको आप लिखिए। लिखिए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, यह भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से संबंधित जानकारियाँ।
भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से संबंधित जानकारियाँ। ठीक, हाँ, मंगू भाई पटेल। ठीक, चलिए आगे लिखिए। सबसे पहले लिखिए दिल्ली, नंबर 1 दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। देखिए अगला पॉइंट, ऐसे पॉइंट बना के लिखते चलिएगा। देखिए सभी लोग ऐसे पॉइंट बना के लिखते चलिएगा। जब भी मैं रुक रहा हूँ तो एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट ऐसे शुरू करना है आपको। ठीक, सबसे पहला पॉइंट लिखा नई दिल्ली भारत की राजधानी है। दूसरा पॉइंट लिखिए ब्रिटिश काल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई और 1912 में राजधानी बना दिया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। लिखिए भारत के राष्ट्रपति भवन। अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति भवन या निवास। भारत के राष्ट्रपति का निवास डैश करके लिखो रायसेना हिल्स। रायसेना हिल्स दिल्ली में स्थित है। रायसेना हिल्स दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का अगला पॉइंट, दिल्ली का शासन संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी, उपराज्यपाल जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जब भारत सरकार कह रहा हूँ तो भारत सरकार में यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राष्ट्रपति, क्योंकि अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या लिखा आपने? एक लाइन बोलिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री द्वारा संचालित होता है। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित होता है। दिल्ली, अगला पॉइंट, दिल्ली में ही प्रधानमंत्री निवास और कार्यालय है। दिल्ली में ही प्रधानमंत्री निवास और कार्यालय है। ठीक, क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखिए, दिल्ली में या नई दिल्ली में लगभग सभी देशों के राजनयिक निवास करते हैं। लगभग सभी देशों के राजनयिक, जिसे एम्बेसडर कहा जाता है इंग्लिश में, निवास करते हैं।
ठीक है, और इनके निवास स्थल को कहा जाता है दूतावास। क्या कहा जाता है बेटा? दूतावास। दूतावास, दूतों का आवास। दूत मतलब होता है एम्बेसडर। दूतावास स्थित है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये आपकी जानकारी में होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार के अधीन नहीं आती, ठीक है। तो लिखिए, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, ना कि राज्य सरकार के या दिल्ली के मुखिया या दिल्ली की सरकार के, ठीक है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, ठीक। क्लियर है आपको? ये दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब दिल्ली में आपको पता है स्थापत्य बहुत सारा है, लाल किला है, ठीक है, फिर कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है। इन सब का निर्माण किसने कराया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम स्थापत्य जब हिस्ट्री वगैरह में आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको। लाल किले के प्राचीर से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री, भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो क्या फहराते हैं? झंडा फहराते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन लिखिए आपके लिए जानकारी के लिए। भारत, देखिए, लाल किले के प्राचीर से सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? लाल किले के प्राचीर से सबसे अधिक बार ध्वजारोहण करने वाले, झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? ठीक है, सर्च करके आइएगा। अब आंसर अपन कल देखेंगे, आज क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी हैं कि पंडित नेहरू हैं कि मनमोहन सिंह हैं, ये अपन देखेंगे, ठीक। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। क्या था बेटा? इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर, ठीक। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिल्ली के से संबंधित है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और बेटा, इसी में आपको लिखना है, जो राष्ट्रपति भवन है वो भारत की किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? उसे कहते हैं दिल्ली की पहाड़ी। लेकिन वो दिल्ली की पहाड़ी किसका पार्ट है? तो यहाँ पर जो अरावली पर्वत पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा? अरावली। तो अरावली पर्वत का ही विस्तार है जहाँ पर दिल्ली की पहाड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दिल्ली की पहाड़ी। उसे मतलब अरावली पर्वत का ही हिस्सा है वो पहाड़ी जिसे दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं, जिस पर राष्ट्रपति भवन यानी रायसेना हिल्स बना हुआ है। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि जो दिल्ली की पहाड़ी है वो भारत की किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत। लिख लीजिए, राष्ट्रपति भवन दिल्ली की पहाड़ी पर अवस्थित है और ये पहाड़ियाँ अरावली पर्वत का हिस्सा मानी जाती हैं या हिस्सा हैं, ठीक। चलिए, अगले शहर के बारे में लिखिए बेटा। महत्वपूर्ण हमारी राजधानी भोपाल। लिखिए, भोपाल का वास्तविक संस्थापक, भोपाल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए। भोपाल का वास्तविक संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर दो तालाब, जिन्हें बड़े तालाब और छोटे तालाब कहा जाता है, का निर्माण राजा भोज ने करवाया था और इन्हीं तालों के नाम से इसका पुराना नाम भोजताल से क्या बन गया? भोपाल, ठीक है। भोजताल, राजा भोज के द्वारा बनवाया हुआ ताल, भोजताल से क्या नाम हो गया इसका बेटा? भोपाल। नोट कर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक।
ठीक है, लिखिए मध्य प्रदेश की राजधानी से विख्यात यह शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी से विख्यात के नाम से विख्यात यह शहर भारत के कई महत्वपूर्ण संस्थानों से सुसज्जित है, कई महत्वपूर्ण संस्थानों से सुसज्जित है, भारत के कई महत्वपूर्ण संस्थानों से सुसज्जित है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं। भोपाल में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक, अब जब हम एमपी पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल में लिखवाऊंगा, अभी यहीं डिटेल लिखवा दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर आपका। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए बेटा, भोपाल के संबंध में जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लिखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय से ही रहा है, 1 नवंबर 1956 से। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की स्थापना, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 से ही रहा है। मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 से ही क्या रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है। किंतु यह खुद जिला 1972 में बना, किंतु यह खुद जिला 1972 में बना। इसके पूर्व यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। इसके पूर्व यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। है ना। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, सभी के लिए। भोपाल कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या भोपाल के इर्द गिर्द कितनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नाम लिखिए। के इर्द गिर्द कितनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नाम लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ठीक, क्लियर है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले शहर में बढ़ते हैं बेटा। भारत की आबादी, सुन लीजिए, भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहले 22 करोड़ पॉपुलेशन थी, 2011 की जनगणना के साथ अब काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी। देखिए, भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, और उसकी राजधानी क्या हो गई? लखनऊ। क्या हो गई? जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहता है? नवाबों का शहर कहा जाता है, अदब का शहर कहा जाता है। ठीक है, लिखिए लखनऊ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लिखिए। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपकी जानकारी के लिए मैं भी गंगा रिवर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा एक दिन। तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? अब आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन लिख लीजिए। आज आंसर, मतलब कल आंसर मत दिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आंसर आपको ढूंढना है। आंसर क्या ढूंढना है बेटा? गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है ये आपको लिखना है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
ठीक है। लखनऊ कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है, कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। हाँ, चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। चिकन कुर्ते का एक क्वालिटी है, और एक चिकन तो आप समझ ही गए होंगे। तो वहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। चिकन जो कुर्ता है उसे एक अंगूठी से गुजार सकते हो आप, इतना सॉफ्ट, इतना बेहतरीन फैब्रिक होता है वो कि आप अंगूठी के अंदर से गुजार के दिखा लो, पूरा कपड़ा, पूरा आपका कुर्ता अंगूठी से गुजर जाएगा। चिकन की कारीगरी बहुत होती है वहाँ पर, तो इसलिए लखनऊ में कहा जाता है कि लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। लखनऊ के बारे में बहुत सारी चीज़ें, इमाम बाड़ा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ के बारे में जो आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखा रहा हूँ। ये प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी कहाँ बैठते हैं? लखनऊ में। कहाँ बैठते हैं? लखनऊ में। लखनऊ में ही विधानसभा है, लखनऊ में ही दलित भवन है जो मायावती जी के द्वारा बनवाया गया था। काफ़ी बड़ा दलित भवन है, अंबेडकर पार्क जिसे कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। आपको देखना हो तो कुछ गानों में भी उसको फिल्माया गया, दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ के बारे में, और देखना डिटेल तो आपको पता चल जाएगी। बहुत सारी मूवीज़ में आजकल दिखाया गया है, ठीक। तो लखनऊ के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन है। इसे मक्खन का शहर कहा जाता है। यहाँ पर बिजली के बल्ब का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक। लखनऊ एक तरह से उस उत्तर प्रदेश का मिनी दिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, मिनी दिल्ली कहलाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ में। आपने सुना होगा PGI है, ठीक है, जहाँ पर बहुत इलाज के लिए लोग जाया करते हैं, ठीक है। PGI लखनऊ जिसे कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लखनऊ में आपको देखने मिलेंगी। डिटेल में हम कभी बात करेंगे इसके बारे में। अगली सिटी लिखिए बेटा, नेक्स्ट जयपुर लिखिए। इससे सवाई राजा जय सिंह ने स्थापित किया था। सवाई राजा जय सिंह ने स्थापित किया था, ठीक है। अपनी सुंदरता और गुलाबी रंग की, सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। अपनी सुंदरता और गुलाबी रंग के सभी भवनों के होने के कारण इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। मतलब वहाँ पे गुलाबी रंग अपने से नहीं हो जाता, इंटेंशनली जानबूझ के वहाँ पे सभी चीज़ों को पिंक कलर से क्या कर दिया गया बेटा? पेंट करवा दिया गया। तो इसे पिंक सिटी नाम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया? इसे भारत का पेरिस और पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, ठीक। जयपुर किसकी राजधानी है बेटा? राजस्थान की। कहाँ की राजधानी? राजस्थान की राजधानी। लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। आपको अगर डाउट हो ठीक है। देखिए, भारत में 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे हीरे की कटिंग होती है। हीरे का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिले में। कहाँ बेटा? पन्ना और सतना, ठीक। सतना का ये जो आपका मझगमा इलाका है वहाँ पर, और पन्ना का बिजावर का जो क्षेत्र हो गया वहाँ पर। सतना और पन्ने में सबसे ज़्यादा हीरा होता है। लेकिन हीरा पाया जाता है, उसकी पॉलिशिंग और कटिंग भारत में 2 जगह प्रसिद्ध है। एक बेटा सूरत, दूसरा जयपुर। लिख लो, जयपुर शहर हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक। जैसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिखा रहा हूँ, इधर सुनो आप सभी लोग। जैसी आपको इन्फॉर्मेशन 2-2, 4-4 लाइन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो किसी शहर के लिए महत्वपूर्ण है, ये जो आपको लिखवा रहा हूँ, ऐसी आपको हमेशा
डिटेल लिखनी है अपनी कॉपी में। आपको कोई भी नया शब्द सुनाई देता है उसके बारे में तुरंत अपनी कॉपी में लिखिए, तभी धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, कोई किताब नहीं होती, मैं कोई बुक नहीं बता सकता आपको कि इस बुक को रट लो सब काम हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होता जो इस बुक को रटने के वाला काम करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बुक एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी कोचिंग एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी टीचर एब्सोल्यूट नहीं है, याद रखिएगा, संभव ही नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए आप अपने ज्ञान को अपने से बढ़ाने की कोशिश कीजिए एक डायरेक्शन के साथ में। ठीक, चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट रायपुर लिखिए, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है और सबसे तीव्र विकसित शहरों में से या विकसित हो रहे शहरों में से एक है। सबसे तीव्र विकसित हो रहे शहरों में से एक है। यहाँ पर उदयंती और सीता नदी वन अभयारण्य पाया जाता है या स्थित है। उदयंती 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 और सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उदयंती और सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, और भाषा क्या बोल जाती है, छत्तीसगढ़िया कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वहाँ की भाषा है छत्तीसगढ़। ठीक है, नक्सली समस्या इस प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में आज भी है। अभी हाल ही में आपने देखा हमारे कई सारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है, नक्सली हमले में। तो देखिए, किसी राज्य में इस तरह की चीज़ें होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि राज्य की प्रगति, शांति, इन सब के लिए बाधक हैं। अब उनके कुछ इश्यूज़ हैं जिसको सॉल्व करना है और लगातार ये चलते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा कभी आप लोग इसके बारे में कि पूरी नक्सल समस्या, नक्सलवादी समस्या है क्या, नक्सलवाद, माओवाद, ये सब कुछ है क्या, पढ़िएगा इनके बारे में डिटेल। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमको शॉर्ट में चलना है। ठीक है, राइट। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए रामायण में वर्णित दंडकारण्य के जंगल, लिखो, रामायण में वर्णित दंडकारण्य के जंगल, दंडकारण्य के जंगल छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। बहुत घना जंगल है। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी, न्यूटन, राजकुमार राव की बहुत अच्छी मूवी है न्यूटन, देखिएगा, एक अलग टाइप की, अलग टेस्ट की मूवी है न्यूटन मूवी। न्यूटन मूवी में दिखाया गया है कि दंडकारण्य के क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग होती है चुनाव करवाने के लिए, और कैसे कैसे चुनाव होता है थोड़ा देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो दंडकारण्य का ये जो क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है बेटा जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सली समस्या है, और इतना घना जंगल है कि आप पूछिए मत। तो दोनों चीज़ फेवर करते हैं उनको, जंगल फेवर करते हैं, और जाहिर सी बात है उनके साथ लोगों का जब साथ मिल जाता है तो वो और बृहद तरीके से हमारे जो डिफेंस पर्सन्स हैं उनके सामने एक शक्ति बन के आते हैं, जो भारत के लोग ही हैं और भारत के साथ ही लड़ रहे हैं। तो कुछ इश्यूज़ हैं, क्या है, सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दंडकारण्य का जंगल, जिसका जिक्र कहाँ किया जा चुका है, रामायण में भी है। ठीक है, आप सुने होंगे आप लोगों ने कि सीता माँ का हरण हुआ था, कभी सर्च करके देखिएगा, सीता मैया का हरण करने के लिए रावण अकॉर्डिंग टू रामायण कहाँ पर आया था, ये कहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। ठीक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिए बेटा, पटना लिखिए, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर स्थित यह शहर काफ़ी प्राचीन है। गंगा नदी के तट पर स्थित यह शहर काफ़ी प्राचीन है
ठीक, काफ़ी प्राचीन है। दूसरा पॉइंट लिखिए, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी और एजुकेशन हब के नाम से, एजुकेशन या कोचिंग हब के नाम से मशहूर है यह शहर, और कोचिंग हब के नाम से मशहूर है यह शहर। ठीक है, बाकी डिटेल आप लिख के लाएंगे ही, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है हर राज्य का। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धीरे धीरे 1-2 दिन में हम सारी राजधानियों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद मैं आपकी फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करूंगा। तब तक आपको भारत की भूगोल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो जस्ट 1-2 लेक्चर का इंतजार करिए, उसके बाद जो प्रॉपर आपकी ज्योग्राफी है एक सिलेबस वाली मैं शुरू करूँगा। अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।